नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी प्रियंका गांधी की संसद से राजनीतिक आगाज की, राजस्थान की अजमेर दरगाह पर गहराते विवाद की, देखेंगे संभल हिंसा पर योगी की बढ़ती मुश्किलों को, वक्फ बिल पर फिर से बैकफुट पर आई मोदी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर मोदी शाह के नए सियासी दांव को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली में आज तय होगा महाराष्ट्र सीएम का नाम। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक करेंगे अमित शाह। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह पर जमकर बरसे केजरीवाल, कहा दिल्ली में हर तरफ हो रही शर्मनाक घटनाएं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कल कांग्रेस नेता चुनाव आयोग से कर सकते हैं मुलाकात, ईवीएम में धांधली के लग रहे हैं आरोप। ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, 6 राज्यों में 22 जगहों पर की छापेमारी। तलाक की अफवाहों के बीच ऐश्वर्या राय ने हटाया बच्चन सरनेम, दुबई इवेंट में हुई थी शामिल, अभिषेक के साथ तलाक की अटकलें हुई तेज। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। वायनाड उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की संसद में दमदार एंट्री हो चुकी है। इसके बाद पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में दिखाई देंगे। इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। तो कांग्रेस की राजनीति में कितनी अहम साबित होगी प्रियंका गांधी की ये पारी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही थी तो उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी भी वहां बतौर सांसद मौजूद थी। शपथ ग्रहण के बाद प्रियंका गांधी भी उन नेताओं की फहरिस्त में शुमार हो गई जिनके परिवार का एक न एक सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने हाल ही में वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहाँ चुनावी मैदान में उतरी थी। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में दाखिल हो गई और वायनाड से उपचुनाव लड़ा। वायनाड में प्रियंका ने माकपा के सत्यन मकोडी को 4 लाख से ज्यादा वोट से हराया। इस तरह संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ शामिल हो गए। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा की शुरुआत देहरादून के वेलहेन गर्ल्स स्कूल से हुई थी, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और सुरक्षा कारणों से दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में 1989 तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। प्रियंका ने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की। वहीं 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड यूके से दूरस्थ शिक्षा के जरिए बौद्ध अध्ययन में डिप्लोमा हासिल किया। और इसी के साथ 1997 में प्रियंका गांधी ने दिल्ली के व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। दोनों ने 12 साल की दोस्ती के बाद शादी की। प्रियंका गांधी के 2 बच्चे हैं, रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा। हालांकि प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में काफी देर से कदम रखा। इससे पहले वो केवल अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में वो अपनी मां सोनिया गांधी की चुनाव अभियान प्रबंधक और अपने भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन में मदद करती थी। 23 जनवरी 2019 को प्रियंका औपचारिक रूप से राजनीति में आई, जब वो पार्टी महासचिव बनी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी बनी। 11 सितंबर 2020 में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। सक्रिय राजनीति का हिस्सा न होने के बाद भी प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। 2022 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा। प्रियंका यूपी के चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर चर्चा में आई। इसी चुनाव में प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की शुरुआत से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। हालांकि इन सब प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली। 17 जून 2024 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरअसल राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। वो दोनों ही सीटों पर जीत गए थे। इसके बाद उन्होंने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट खाली कर दी। वहाँ उपचुनाव करवाने पड़े, जिसमें प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा बनी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय संसदीय राजनीति में कदम रख लिया। इसका फैसला वायनाड के मतदाताओं ने उपचुनाव में कर दिया। यूपी के संभल में मस्जिद और मंदिर का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली याचिका को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से माहौल गर्मा गया है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद पर हंगामे के बीच अजमेर की मशहूर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। यहाँ दावा किया गया है कि दरगाह में शिव मंदिर है,
जिसको लेकर अजमेर की अदालत ने इस मामले में याचिका को मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद इस मामले में अब विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। दरअसल राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका पर 27 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 20 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर ली है। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया है। बता दें, हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े विष्णु गुप्ता ने ये याचिका दायर की थी। इसमें दरगाह के हिंदू पूजा स्थल होने का दावा किया गया है। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। वादी विष्णु गुप्ता ने कहा, हमारी मांग है कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और अगर दरगाह का किसी तरह पंजीकरण है तो उसे रद्द किया जाए। बता दें, अजमेर दरगाह की ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद के विवाद में हिंसा भड़की हुई है। हालात तनावपूर्ण बने हुए। वहीं संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर इस नए विवाद ने सांप्रदायिक माहौल को और बिगाड़ने का काम कर दिया है। बता दें, संभल हिंसा मामले में जिस तरह बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका मंजूर कर दी गई और जल्दबाजी में सर्वेक्षण की टीमें सर्वे करने पहुंची, उसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। अब इस मामले पर अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद शरवत चिश्ती ने कहा, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई। एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो ASI में आती है। 400 साल पुरानी मस्जिद है और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने? कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है, ये एक एजेंडा है। इस तरह अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई है, तो वहीं सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ने लगा है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले में योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल हिंसा पर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए योगी सरकार को टेंशन में डाल दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के संभल में हिंसा के 5 दिन गुजरने के बाद भी माहौल गरमाया हुआ है। माहौल तनावपूर्ण न बने, इसको लेकर संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद की हुई है। पुलिस प्रशासन आसपास के इलाकों में ड्रोन से नजर रखे हुए। इसी कड़ी में संभल हिंसा विवाद का मसला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं। ये सरासर गलत है। जमीयत ने कहा कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। बता दें, जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से पूजा स्थलों की सुरक्षा को लेकर कानून की सुरक्षा और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले 1 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकारों को हलफनामा दाखिल करने के लिए कई बार मोहलत दी, लेकिन कई बार स्थगन के बावजूद हलफनामा दाखिल नहीं किया गया। ऐसे में अब संभल की घटना के बाद जमीयत उलेमा हिंद ने इस महत्वपूर्ण मामले की अपील भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करते हुए इस पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं संभल में हुई हिंसा के मामले में बुधवार को यूपी सरकार ने 100 पत्थरबाजों के नाम को चिन्हित किया है, जिस पर योगी सरकार का कहना है कि पत्थरबाजों और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगाकर उनसे वसूली भी की जाएगी। आपको बता दें, संभल हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद अब योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही अब सवाल ये भी है कि क्या CGI संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस मामले में फैसला करती है या नहीं। वक्फ संशोधन बिल पर छिड़ा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क से लेकर संसद तक वक्फ बिल पर बवाल देखने को मिल रहा है। इसी बीच मोदी सरकार वक्फ बिल पर एक बार फिर से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पहले ही NDA के सहयोगी दल इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके, विरोध दिखा रहे हैं। उसके साथ ही अब JPC का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में।
लंबे समय से विपक्ष के हंगामे और बैठक का बहिष्कार करने के बाद आखिरकार वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वक्फ बिल पर गठित जेपीसी 29 नवंबर को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करने वाली थी। हालांकि जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद कार्यालय बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल का दावा था कि हमारी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन लंबी जद्दोजहद और वक्फ बिल पर बढ़ते सियासी घमासान को देखते हुए जेपीसी को एक बार फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जेपीसी अब शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करेगी। इसको लेकर संसद में प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत के जोश से भरी मोदी सरकार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि संसद में वक्फ बिल पर आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि विपक्षी सांसदों के तमाम विरोध के बावजूद इस मुद्दे पर अब खामोशी इख्तियार कर ली गई है। इतना ही नहीं, वक्फ बिल पर मोदी सरकार को खुद अपने ही सहयोगी दलों का विरोध झेलना पड़ रहा है। चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों मौलाना अरशद मदनी ने भी इस बिल के विरोध में टीडीपी और जेडीयू को चेतावनी दी थी कि अगर बिल संसद में पास हुआ तो बीजेपी का समर्थन कर रहे दल भी इसके जिम्मेदार होंगे। ऐसे में मोदी सरकार के लिए इस बिल पर आगे बढ़ना किसी खतरे से खाली नहीं माना जा रहा, क्योंकि मोदी सरकार को अपनी कुर्सी के लिए जेडीयू और टीडीपी का समर्थन हर हाल में जरूरी है। बता दें, विपक्ष के साथ ही मुस्लिम संगठन भी इस बिल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए इस बिल को पास करवाना चाहती है। ऐसे में बैकफुट पर आते हुए मोदी सरकार ने बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। महाराष्ट्र में इस वक्त मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर माथापच्ची जारी है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई नाम सीएम पद की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जहां शिंदे के सरेंडर को दबाव बताया जा रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि सीएम फेस को लेकर मोदी शाह कोई बड़ा दांव चलने वाले हैं। तो सीएम पद को लेकर क्या है बीजेपी की रणनीति, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे सियासी घमासान पर इतना तो साफ हो गया है कि अब बीजेपी नेता ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन होगा। एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कह दिया कि वो सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। शिंदे के बयान के बाद अटकलें शांत हो गई और अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना तय माना जा रहा है। हालांकि शिंदे के सरेंडर को लेकर सियासी हलचल उस वक्त शुरू हुई जब कांग्रेस सांसद बलवंत वानखेड़े ने बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि एकनाथ शिंदे दबाव में फैसला ले रहे हैं। बलवंत वानखेड़े का यह बयान ऐसे समय में आया जब बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे सीएम फेस को लेकर अपने पांव पीछे खींच चुके हैं। बहरहाल इस सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी के एक दांव की चर्चा जोरों पर हो रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब बीजेपी अपना सीएम चुनने में 72 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा देती है, तब कुर्सी पर सरप्राइजिंग चेहरे की एंट्री होती है। 2024 में बीजेपी को ओडिशा में सरकार बनाने का मौका मिला। यहां बीजेपी को सीएम चुनने में 8 दिन का वक्त लगा। पार्टी ने आखिर में मोहन मांझी के नाम पर मोहर लगाई। हालांकि ओडिशा में मुख्यमंत्री पद के लिए धर्मेंद्र प्रधान और मनमोहन सांबल जैसे प्रमुख दावेदार थे, लेकिन मोहन मांझी के रूप में सरप्राइजिंग चेहरे की एंट्री हुई। 2023 के आखिर में बीजेपी को राजस्थान में भी सत्ता मिली। यहाँ भी मुख्यमंत्री पद को लेकर माथापच्ची होने में 9 दिन का वक्त लगा। आखिर में भजनलाल शर्मा के नाम पर सहमति बनी। पहली बार विधायक चुने गए शर्मा राजस्थान बीजेपी के महासचिव थे। 2023 में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े दावेदार थे। 2023 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सत्ता में भी वापसी की। उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। चौहान ही सीएम पद के फ्रंटर भी थे, लेकिन आखिर वक्त में उनका पत्ता कट गया। शिवराज की जगह मोहन यादव को सीएम की कुर्सी मिली। 2023 के आखिर में ही बीजेपी को छत्तीसगढ़ में भी जीत मिली। पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए रमन सिंह और अरुण साव जैसे प्रमुख दावेदार थे। हालांकि बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए सीएम की कुर्सी विष्णुदेव को सौंप दी। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में भी जबरदस्त मोड़ देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया और नतीजे आते ही शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया। ठीक वैसे ही फडणवीस का मुख्यमंत्री होना भी बीजेपी के लिए अच्छा फैसला नहीं माना जा रहा है, जिसको लेकर सस्पेंस समय के गुजरने के साथ बढ़ता जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।